जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट के बाद। ठीक, आर्टिकल 63 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट के एब्सेंस में, एब्सेंस कैसा भी हो सकता है, डेथ हो सकता है, प्रेसिडेंट का रिजाइन हो सकता है, या उसको हटाने का प्रक्रिया इम्पीचमेंट हो सकता है, या अदर सिचुएशन, मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसमें प्रेसिडेंट अगर ऑफिस में नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो उस ऑफिस को संभाले, तब तक से जब तक कि दूसरे प्रेसिडेंट का चुनाव ना कर लिया जाए, और 6 महीने के अंदर अंदर तक में दूसरे प्रेसिडेंट का चुनाव कर लिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा, ये क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है, तो भाई ऑब्वियस है कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अगर ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में कोई बिल पेश किया जाता है और अगर वो वाइस प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है एज ए चेयरपर्सन के तौर पर राज्यसभा का कि वो बिल फाइनेंशियल बिल है, तो उस बिल को वो लोकसभा में भेज देता है, ध्यान रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है, और उसका इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट से अलग होता है। सिमिलर भी है, थोड़ा अलग भी होता है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज जो उसका चुनाव करता है वो होता है एमपीज, एमएलएज, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो 2 एंग्लो इंडियन और 12 मेंबर्स जो राज्यसभा में होते हैं, जो किसी न किसी फील्ड के मास्टर होते हैं, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये 12 मेंबर और 2 एंग्लो इंडियन आपको वोट नहीं करते हैं। लेकिन बाकी जो स्टेट एमएलएज हैं, स्टेट असेंबलीज के, और एमपीज हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है, ये वोट करते हैं, ठीक है जी। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में एमएलएज नहीं होते, हाँ नॉमिनेटेड मेंबर जरूर वोट करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करता है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जितने भी ऐसे कैंडिडेट के तौर पर खड़े हैं प्रेसिडेंट पद के लिए या वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए, लेट से प्रेसिडेंट के पद के लिए अगर कितने भी 10 कैंडिडेट खड़े हैं, तो जो एमपी जाएगा वोट करने, वो क्या करेगा, अपना प्रेफरेंशियल ऑर्डर देगा, यानी A1 2 3 4 इस तरह से करके प्रेफरेंशियल ऑर्डर देगा। अगर लास्ट में देखा जाएगा कि अगर उसने कि हर अब एमपी अपना अपना जाकर के प्रेफरेंस ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना, लेकिन लास्ट में देखा जाएगा कि अगर मान लीजिए किसी एमपी ने उसका प्रेफरेंस ऑर्डर किसी के लिए था पहला, और अगर वो नहीं जीतता है तो दूसरा प्रेफरेंशियल ऑर्डर वाले को पहला का जितना वोट होगा वो चला जाएगा, पहले जितने लोगों ने किया होगा उसको। तो यानी क्या होता है कि अगर आपका कैंडिडेट अगर नहीं जीतता है प्रेफरेंशियल ऑर्डर में, तो वो वोट आपका बढ़ते चला जाता है, अदर्स में चले जाता है, तो वो ट्रांसफरेबल है। उसके लिए अभी हम लोग आगे वीडियो में भी पढ़ेंगे। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट चांसलर होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। ठीक, उसके बाद आइएगा क्वालिफिकेशन देखिएगा कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना होगा, 35 ईयर्स तक का एज या उससे ज्यादा हो सकते हैं, या कहीं से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सैलरी वगैरह आपको नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद है कि प्रेसिडेंट जो है, एक प्रेसिडेंट बनने के लिए जो बोला जाता है कि एलिजिबल क्राइटेरिया आपका होना चाहिए कि लोकसभा का मेंबर आप बन सके, इतना एलिजिबल होना चाहिए कि आप लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं, होना चाहिए, नहीं लोकसभा का मेंबर, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का मेंबर अगर वो होगा तो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, लेकिन इतना आपके अंदर एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि आप एक लोकसभा के मेंबर बन सके। गेटिंग? इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट के लिए बोला जाता है कि आपके अंदर इतना एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि आप राज्यसभा के भी मेंबर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको राज्यसभा का चेयरपर्सन बनना है, चेयरमैन बनना है, और समझ लीजिए राज्यसभा को चलाना है आपको, ठीक है। फिर ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर दिया मैंने। नॉमिनेटेड मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के हिस्से में चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है, रेजोल्यूशन लाया जाता है, ठीक है। कहाँ? राज्यसभा में लाया जाता है। इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में, ठीक। राज्यसभा का चूंकि वो अधिकारी होता है, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के बाद उपराष्ट्रपति महोदय को हटा दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ लिस्ट है, ये जो आज तक उपराष्ट्रपति जो हुए, एस राधाकृष्णन ग्रेट स्कॉलर थे, आप जानते हैं, फिलोसफर थे। फिर भारत रत्न से सम्मानित है,
और इनके बर्थडे पर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। जाकिर हुसैन साहब उसके बाद बने वाइस प्रेसिडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में, इन्हीं के प्रयासों से बना। वाइस चांसलर रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इनको क्रेडिट है। भारत रत्न 1963 मिला जाकिर हुसैन साहब के लिए। वीवी गिरी साहब के लिए मिला कि वो भारत के मिनिस्टर ऑफ लेबर रहे हैं। फर्स्ट लोकसभा जब सरकार बनी थी तब वो मिनिस्टर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ लेबर। फिर गवर्नर के तौर पे कर्नाटक, केरला और उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी वीवी गिरी सर संभाल चुके हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, फिर बाद में चल करके फुल फ्लेज प्रेसिडेंट बनते हैं वीवी गिरी सर। फिर आइए गोपाल स्वरूप पाठक, इलाहाबाद में जज थे, फिर आपको यूनियन मिनिस्टर बनते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, कानून मंत्री बनते हैं नेहरू रिजिम में, और गवर्नर ऑफ मैसूर स्टेट का जिम्मेदारी ये संभाल चुके हैं। बीडी जट्टी साहब लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। शुरुआत कैरियर इनकी हुई थी म्युनिसिपैलिटी मेंबर के तौर पर, बाद में चीफ मिनिस्टर ऑफ मैसूर स्टेट बनते हैं। मैसूर स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं पुडुचेरी, और गवर्नर ऑफ ओडिशा रहे हैं। बाद में कुछ समय के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बीडी जट्टी सर थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के लिए देखें, ये लॉयर थे सेंट्रल प्रोविंस एट नागपुर में, लॉयर के तौर पे इनकी शुरुआत हुई है। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ नागपुर रहे हैं हाई कोर्ट में। फिर इंडिपेंडेंस के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं। फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में बने, और कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति का पद को संभाला था इन सीजीआई ने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेले एकमात्र हैं। फिर आइए आर वेंकटरमन, इन्होंने लॉयर के तौर पर मद्रास हाई कोर्ट में अपनी शुरुआत की थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी आए। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे इंदिरा गांधी के टाइम में, और 8वें प्रेसिडेंट रहे हैं आर वेंकटरमन साहब। एस डी शर्मा देखें, फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारे यहाँ। फिर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पे भी थे 1972। कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठ चुके हैं, पदों पे बैठ चुके हैं। गवर्नर है आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे एस डी शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। के आर नारायणन को देखिए, ये आईएफएस थे, मतलब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आए हैं, ये ऑफिसर थे, ये आईएफएस थे, इंडियन फॉरेन सर्विस से थे ये भाई साहब। तो एम्बेसडर के तौर पे जापान, चाइना, टर्की, यूएस कई देशों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, और बाद में ये पॉलिटिक्स ज्वाइन भी किए। कैबिनेट मिनिस्टर रहे राजीव गांधी के समय में, हाँ, और ये 10वें आपको प्रेसिडेंट बने, आपको उपराष्ट्रपति बने, 10वें प्रेसिडेंट बने, माफ कीजिएगा। फिर कृष्णकांत, आइए कृष्णकांत जो है ये नेक्स्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं। फ्रीडम फाइटर रहे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश रहे, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु रहे, और 10th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ये कृष्णकांत। फिर भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के मेंबर रहे, चीफ मिनिस्टर राजस्थान के 3 बार थे, 11th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। मोहम्मद हामिद अंसारी, इनका कलकत्ता में ये बॉर्न हुए, ठीक, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में ये इनकी परवरिश हुई। वाइस प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टर्म रहे। नजमा हेबतुल्ला जो बीजेपी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट थे, उनको हराया गया। और एंड देन डिफीटेड जसवंत सिंह जो बीजेपी के ही थे, सेकेंड टर्म इलेक्शन में, मतलब 2 बार मोहम्मद हामिद अंसारी रहे हैं, आपको राष्ट्रपति रहे हैं। 12th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं मिस्टर वेंकैया नायडू हैं, वेंकैया नायडू हैं, ये पॉलिटिशियन है, 35 ईयर्स हो चुका है। इन्होंने कांग्रेस के गोपाल कृष्ण गांधी को हटाया था, वो जो कैंडिडेट थे कांग्रेस की तरफ से, उनको हरा करके उपराष्ट्रपति बनते हैं। 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो ये हमने देखा, ये सारे आपको वाइस प्रेसिडेंट है, एक नजर देख लीजिए, सबका इमेज भी आया जाएगा। राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन साहब, वीवी गिरी साहब, गोपाल स्वरूप पाठक साहब, बीडी जट्टी साहब, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, वेंकटरमन साहब, शंकर दयाल शर्मा साहब, के आर नारायण साहब, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत साहब, हामिद अंसारी साहब, ये सारे लोग उपराष्ट्रपति आपको वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो यहाँ से मोटा मोटी जितना सवाल पूछता है सारे फैक्ट्स को कलेक्ट किया। आइए थोड़ा सा पढ़िए जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया गया है कि भैया देखो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। जब गवर्नमेंट इलेक्शन, जब पार्टियां इलेक्शन जीतती हैं तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं लोकसभा में, आधे से अधिक सीटों का अपना मेजोरिटी दिखा करके गवर्नमेंट फॉर्म करती है। जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद वो उनमें से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, बाकी कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, कुछ बहुत जरूरी महत्वपूर्ण पद होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उसको कैबिनेट कह दिया जाता है। चलिए ये देखते हैं। तो डील विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 मेंशन है कि काउंसिल विल बी द हेडेड बाय कौन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा आर्टिकल 75 के। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल के जो एडवाइस है उसी के अनुसार काम करेगा, वो जरूरी है, उसके लिए करना ही करना है। कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किनके सुझाव पर, प्राइम मिनिस्टर के जो सुझाव पर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को साथ लेकर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितना कितने हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सबको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दें, ऐसा नहीं होता। ये 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। जितने मिनिस्टर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस, यानी लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। अब जितना आंकड़ा आ जाए समझ लीजिए आप। 91st अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर व्हेन ही स्टैंड डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कैन बी रेफर्ड। तो कहने का मतलब है कि ये भी 91st अमेंडमेंट में बताया गया है कि वो ग्राउंड्स बताया गया है कि किस आधार पर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि वो मेंबर नहीं रह सकता। A minister cease to exist as one of he is not a member of either house। अगर मान लीजिए आप मेंबर ऑफ द हाउस नहीं हैं, अगर आप मेंबर ऑफ द हाउस नहीं हैं लेकिन आपको मिनिस्ट्रियल पोस्ट पकड़ा दिया गया है, आप मिनिस्टर हैं, तो आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन से आपको एज ए मेंबर के तौर पे आ जाना है पार्लियामेंट में, लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इलेक्शंस के थ्रू आ जाना होगा, नहीं तो आपको मिनिस्ट्रियल पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, है ना। पार्लियामेंट डिसाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अलाउंस या सैलरी, ये उनके हाथ में है। फिर देखते हैं कि एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑन द प्रोविजन। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट पूरी तरह से बंधा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही एडवाइस पे वो चलेगा। ध्यान रखिएगा, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये काउंसिल को किसी भी तरह से काउंसिल कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू बाय एनी कोर्ट के द्वारा किसी भी तरह से उनसे पूछताछ नहीं किया जा सकता। और साथ में प्रेसिडेंट पे ये बाइंडिंग है कि भैया आपको वाइस प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल को के ही एडवाइस पे चलना है। हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर आया था, तो लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि गवर्नमेंट आप कहाँ फॉर्म करते हैं, लोकसभा में, तो आर्टिकल 75(3) है। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर देख लीजिए, कितने तरह का मिनिस्टर्स होते हैं भारत में भैया, 4 टाइप के मिनिस्टर होते हैं, उनका रैंकिंग डिसाइड है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कैबिनेट मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर छोड़ दीजिए, वो तो बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, उसमें 80-85 मिनिस्टर होते हैं, 80-85 मिनिस्टर होते हैं। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ही इज प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेट इन एवरी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, क्योंकि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री को ये होल्ड करते हैं, इस कारण से इन्हें कैबिनेट बोला जाता है। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये कौन अलग है, ये अलग है भाई साहब। ही इज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट who does not work under the cabinet minister। कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट काम नहीं करता है। When any matter concerning his department is on agenda of the cabinet, he is invited to attend the meeting। यानी अगर कैबिनेट उस कंसर्न मिनिस्टर के डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा होता है, उससे जुड़ी कोई भी, उसके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी एजेंडा तय करना होता है, तभी वो मिनिस्टर को बुलाया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के मीटिंग में, अन्यथा वो कैबिनेट मिनिस्टर के लिए काम नहीं करता है। ठीक, फिर है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये अलग मिनिस्टर है। ही इज ए मिनिस्टर हु डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट चार्ज, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया गया है, उनको जो काम सौंपा जाएगा उनको वही काम करना है। ऑफ एनी डिपार्टमेंट वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में ये काम करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो भी काम सौंपेंगे उनको ये काम करना होगा, इंडिपेंडेंट चार्ज में नहीं है।
द वर्क टू सच मिनिस्टर इज अलॉटेड बाय हिज कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर अलॉट करता है वर्क को। यहाँ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज यानी उनको वर्क कैबिनेट मिनिस्टर अलॉट नहीं करता, उनका ऑलरेडी अलॉटेड है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। नेक्स्ट है डिप्टी मिनिस्टर, ही इज अ मिनिस्टर हु वर्क्स अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के लिए ही डिप्टी मिनिस्टर भी काम करेगा, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, या मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए भी काम कर सकता है, लेकिन वर्क इज अलॉटेड बाय द मिनिस्टर अंडर होम ही इज वर्किंग। या वर्क जो भी अलॉट होगा या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट देंगे या कैबिनेट स्टेट देंगे, कैबिनेट मिनिस्ट्री देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो रैंकिंग तय की गई है, ये जो मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, ये एक दूसरे को मदद करने के लिए, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, डिपार्टमेंट भी होंगे तो बहुत बड़े बड़े होंगे, मिनिस्ट्री भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मिनिस्टर फिर उसका सबऑर्डिनेट मिनिस्टर, तो एक पूरा प्रॉपर चेनिंग के तहत वर्क होता है, पूरा डिपार्टमेंट चलता है। क्योंकि रेलवे मिनिस्टर से हम सेंटर में ही अगर मिनिस्टर बस बना दे, रेलवे मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है, नहीं तो देश और पूरे राज्य है, इतना बड़ा देश है, वो अकेले कैसे संभालेगा। तो रेल राज्य मंत्री है ना, स्टेट रेलवे मिनिस्टर, इस तरह से करके रेल राज्य मंत्री होते हैं, तो वो उनके लिए मदद करता है सबऑर्डिनेट होने से। तो ये टाइप्स ऑफ मिनिस्टर हुए। उसके बाद आपको यहाँ पे हम देखें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा, और वाइस प्रेसिडेंट में भी हम लोगों ने सारे फैक्ट्स को कलेक्ट किए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी फैक्ट्स को हम लोग कलेक्ट किए। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे किसी भी मिनिस्टर का नाम या उसका पोर्टफोलियो नहीं दिया है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपका मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं। तो एटलीस्ट जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्हें तो आपको जरूर देख लेना चाहिए कि कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत के जो कि आपको पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं, कौन सा मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं, तो इसको जरूर आपको अवश्य देखना चाहिए। बहुत ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते हैं, 20 से 22 टोटल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उसको जरूर से देखना चाहिए आपको। और प्रयास किया गया है कि आपको सारे तौर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को समझाने का, प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को समझाने का, और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को समझाने का आपको मदद मिला होगा इस वीडियो से। जहां जरूरी लगे पॉज करिए, खोजिए, रिसर्च करिए, डीप में मत जाइए, लेकिन जितना हो सके फैक्ट्स को जितना कोशिश करिएगा। ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ही, ठीक है, एंजॉय करिए। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद एवरीवन।